2200 पेजेस का चार्जशीट रेडी है जिसमें आरसीबी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया गया है, पर आज तक फाइल नहीं हुआ क्योंकि एक लीगल लूपहोल है जो आरसीबी को प्रोटेक्ट कर रहा है और सेम लूपहोल उन्हें फ्यूचर में डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सीआईडी ने नवंबर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया। एविडेंस ओवरवेलमिंग है, सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेस अकाउंट सब कुछ है। हाई कोर्ट ने भी बोला एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, पर जुलाई से एक स्टे ऑर्डर लगा हुआ है जो चार्जशीट को ब्लॉक कर रहा है और अब 27 जनवरी से पहले आरसीबी को एक डिसीजन लेना है जो या तो फ्रेंचाइज को सेव करेगा या पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो क्या है पूरा माजरा और क्या आईपीएल 2026 में आरसीबी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलना चाहिए, और डिस्कस करते हैं। देखो 3 जून 2025 को आरसीबी ने आईपीएल फाइनल जीता। अगले दिन 4 जून को प्लान था कि आरसीबी टीम को बेंगलुरु में ग्रैंड वेलकम दिया जाएगा। पहले विधान सौदा पे गवर्नमेंट फैसिलिटेशन होगा जहां सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, गवर्नर सब होंगे। उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस के साथ सेलिब्रेशन। सुनने में तो बहुत सिंपल प्लान लग रहा था, पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। पुलिस ने इस इवेंट के लिए परमिशन डिनाई कर दिया था क्योंकि उन्हें सिर्फ 12 घंटे पहले नोटिस मिला था। क्यूबन पार्क पुलिस ने क्लियरली बोल दिया था कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा क्राउड हैंडल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिछले रात से पूरे बैंगलोर में सेलिब्रेशंस हो रहा था और उन क्राउड्स को मैनेज करते करते उनके ऑफिसर्स ऑलरेडी टायर्ड थे। पर फिर भी आरसीबी ने 4 जून की सुबह 7:01 पर सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया विक्ट्री परेड होगा, सेलिब्रेशंस होगा, सब आओ। और सबसे डेंजरस अनाउंसमेंट दोपहर 3:14 पर आया, फ्री पासेस एंट्री अवेलेबल है। भाई लोग इस एक सेंटेंस ने पूरा सीन बदल दिया। जितने लोग सोच रहे थे कि शायद स्टेडियम के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, अब तक टिकट नहीं मिला है तो छोड़ो, वो सब भी निकल पड़े। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एस्टिमेटेड 2.5 से 3 लाख लोग स्टेडियम के अराउंड जमा हो गए। अब इमेजिन करो इतना बड़ा क्राउड और गेट्स जो 1:45 PM पर खोलने थे वो एक्चुअली 3:30 के आसपास खुला, मतलब 2 घंटा लेट। तब तक रोड्स कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका था। लोग स्टेडियम के अंदर जाने के लिए डेस्परेट हो रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, वॉल्स पे चढ़ रहे थे और फिर 3:30 से 5:30 के बीच 8 डिफरेंट गेट्स पर क्रशिंग शुरू हो गया। गेट्स 2, 2A, 6, 7, 15, 17, 18, 20, 21। लोग सफोकेट होने लगे, पैनिक स्प्रेड हो गया और जब सब कुछ सेटल हुआ तब तक 11 लोग हुए थे और 50-60 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड थे। स्टैम्पेड के अगले दिन 5 जून को पुलिस ने सुओ मोटो एफआईआर रजिस्टर कर दिया, मतलब पुलिस ने खुद एक्शन लिया विदाउट किसी कंप्लेन के। एफआईआर में 3 एंटिटीज को एक्यूज बनाया गया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए एंटरटेनमेंट जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी था। चार्जेस बहुत सीरियस थे। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 अनजाने में हुआ मर्डर, सेक्शन 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना, सेक्शन 118(1) जानबूझकर सीरियस चोट पहुंचाना और भी कुछ सेक्शंस। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया। डीएनए के एग्जीक्यूटिव्स भी अरेस्ट हुए और केसीए के कुछ ऑफिशियल्स अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद और कुछ सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। देख के लग रहा था कि फाइनली अकाउंटेबिलिटी आएगा, जस्टिस मिलेगा, पर यहाँ पे पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। 8 जून को आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट दोनों ने कर्नाटका हाईकोर्ट में पिटिशंस फाइल कर दिया कि हमें झूठा फंसाया गया है। आरसीबी का आर्ग्यूमेंट था कि हमने तो लिमिटेड पासेस के बारे में बोला था, प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, पर गेट्स लेट में खुलना पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हमारा नहीं। डीएनए एंटरटेनमेंट का कहना था कि पुलिस ने प्रॉपर्ली क्राउड मैनेज नहीं किया। कोर्ट ने 17 जून को पुलिस को बोल दिया कि आरसीबी और डीएनए के अगेंस्ट जबरदस्ती की कार्रवाई मत करो। फिर 8 जुलाई 2025 को सबसे क्रिटिकल ऑर्डर आया। कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने बोल दिया कि पुलिस चार्जशीट तब तक फाइल नहीं कर सकता जब तक कोर्ट परमिशन ना दे। भाई लोग ये एक गेम चेंजर था। इसका मतलब था कि चाहे सीआईडी कितना भी इन्वेस्टिगेट कर ले, फाइनल चार्जशीट कोर्ट के परमिशन के बिना फाइल नहीं हो सकता। केस एक तरह से फ्रीज हो गया। फिर भी सीआईडी ने अपना काम पूरा किया। जुलाई से नवंबर तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और 18 नवंबर 2025 को एक मैसिव 2200 पेज का चार्जशीट रेडी हो गया। कंक्लूजन क्लियर था, आरसीबी, केसीए और डीएनए तीनों 11 के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एविडेंस ओवरवेलमिंग था, सीसीटीवी फुटेज, हंड्रेड्स ऑफ आई विटनेस अकाउंट, इंजरी रिपोर्ट्स, रेस्क्यू डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ। हाईकोर्ट ने भी देख के बोला कि एविडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, पर आज जनवरी 2026 तक भी वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुआ क्योंकि 8 जुलाई वाला स्टे ऑर्डर अभी भी इफेक्ट में है। तो एक तरफ सीआईडी कहता है कि आरसीबी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और दूसरी तरफ लीगली कोई ट्रायल नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं, कोई एक्चुअल पनिशमेंट नहीं। आरसीबी ऑफिशियल्स बेल्स पर हैं विद रेस्ट्रिक्शंस, पासपोर्ट सरेंडर किए हैं, विटनेस से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, पर प्रैक्टिकली उनके अगेंस्ट केस मूव नहीं कर रहा। अब देखो स्टैम्पेड सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, इसका इफेक्ट पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम पर पड़ा। अगस्त 2025 में आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला था जिसमें 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चिन्नास्वामी स्टेडियम को मैचेस होस्ट करना था, पर 21 अगस्त को आईसीसी ने अनाउंस कर दिया कि बेंगलुरु से मैचेस नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पे शिफ्ट हो रहा है। रीजन, चिन्नास्वामी स्टेडियम अनअवेलेबल, मतलब सेफ्टी कंसर्न्स के वजह से वर्ल्ड कप लेवल का इवेंट भी चिन्नास्वामी से शिफ्ट करना पड़ा। फिर दिसंबर 2025 में एक और मेजर इंसिडेंट हुआ
हुआ, विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस चिन्नास्वामी पे होने थे और सबको एक्साइटमेंट था कि विराट कोहली का चिन्नास्वामी पे डोमेस्टिक क्रिकेट में रिटर्न देखेंगे। पर 23 दिसंबर को पुलिस ने केसीए को बोल दिया कि डी कान्हा कमीशन का रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, स्टेडियम अभी सेफ नहीं है, तो विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस शिफ्ट करो। दिल्ली वर्सेस आंध्रा का मैच जिसमें विराट और ऋषभ पंत खेलने वाले थे, वो बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिफ्ट हो गया और सारे मैचेस बिना स्पेक्टेटर्स के क्लोज डोर्स में खेले गए। भाई लोग, ये एक मैसिव सिग्नल था। अगर चिन्नास्वामी पर डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट भी सेफली कंडक्ट नहीं हो सकता तो हाई अटेंडेंस आईपीएल मैचेस कैसे होंगे। पर फिर भी जनवरी 2026 तक नैरेटिव टर्न हो गया, स्टेडियम ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा काम बाकी है। अब रियलिटी चेक करते हैं। जुलाई 2025 में जस्टिस जॉन माइकल डी कान्हा कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें क्लियरली लिखा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम जो 1974 में बना था वो मॉडर्न मास गैदरिंग स्टैंडर्ड्स के लिए अनसूटेबल एंड अनसेफ है। स्टेडियम के गेट्स डायरेक्टली रोड पर ओपन होते हैं, बीच में कोई प्रॉपर क्यूइंग एरिया नहीं है, लोग फुटपाथ और रोड पे लाइन में खड़े रहते हैं जो ट्रैफिक ब्लॉक करता है और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। प्रॉपर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लानिंग नहीं है, इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस वीक है। कमीशन ने क्लियरली बोला था कि अगर तुम ऐसे ही बड़े इवेंट्स यहाँ कंडक्ट करते रहते हो तो ये अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी है। कमीशन ने 17 स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दिया था। स्ट्रक्चरल चेंजेस, इवैक्यूएशन रूट्स, क्यूइंग जोन्स, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट के जैसे और भी सेफ्टी मेजर्स के पॉइंट मेंशन थे। अब 23 दिसंबर 2025 को कर्नाटका होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने ऑफिशियली एडमिट किया था कि इन 17 रिकमेंडेशंस में से एक भी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। भाई लोग, ये 23 दिसंबर का बात है और आज 24 जनवरी है, मतलब सिर्फ एक महीने पहले गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रहा था कि कुछ रेडी नहीं है। फिर अचानक 17 जनवरी 2026 को न्यूज आता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम को कंडीशनल अप्रूवल मिल गया है। कंडीशनल मतलब क्या? मतलब अभी भी पूरे तरह से सेफ नहीं है पर कुछ कंडीशंस के साथ मैचेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्या काम हुआ? गेट चौड़ा करने का काम अंडरवे है, मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर्स फ्लैटन किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज बनने के लिए रैंप्स प्लान किए गए हैं डिसेबिलिटी एक्सेस के लिए, पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स अभी भी प्लानिंग स्टेज में है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस एड्रेस नहीं हुआ है और कोर स्ट्रक्चरल डिजाइन जो 1974 से है वो सेम है। आरसीबी ने अपनी तरफ से एक मेजर स्टेप लिया है रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग के लिए। उन्होंने 300 से 350 एआई इनेबल्ड कैमरास इंस्टॉल करने का प्रपोजल दिया है जिसमें 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये कैमरास क्राउड डेंसिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलर्ट दे सकते हैं। पर भाई लोग, एक बेसिक बात समझ लो, एआई कैमरास स्टैम्पिड नहीं रोक सकते, वो सिर्फ स्टैम्पिड रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल डिजाइन ही गलत है, गेट्स नैरो हैं, होल्डिंग एरियाज नहीं है, इवैक्यूएशन रूट्स ब्लॉक्ड हैं, तो तुम कितने भी स्मार्ट कैमरास लगाओ, क्रश होने से नहीं बच सकते। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे एक बिल्डिंग में वायरिंग फॉल्टी हो, फायर एग्जिट्स ना हो और तुम सिर्फ स्मोक डिटेक्टर लगाकर खुश हो। गुड इनिशिएटिव पर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अब 17 जनवरी 2026 को जो कंडीशनल अप्रूवल आया उसके साथ कुछ कंडीशंस भी आया जो आरसीबी के लिए एक मैसिव डिलेमा क्रिएट करता है। पहला कंडीशन, स्टेडियम के बाहर जो रोड है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आरसीबी का होगा, मतलब क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी मेंटेनेंस जो भी हो रोड पे वो आरसीबी का काम। पहले ये गवर्नमेंट या सिटी कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। दूसरा कंडीशन, आरसीबी को स्टेडियम के सराउंडिंग एरियाज में फायर ब्रिगेड यूनिट अरेंज करके रखना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन, डीजे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पहले डीजे बूथ होता था वहां अब फायर सेफ्टी यूनिट चाहिए। चौथा कंडीशन, वो 17 डी कान्हा रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार बोलेगा कि हम री इंस्पेक्ट करेंगे बिफोर एनी मैच, मतलब ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि अभी भी फुल्ली रेडी नहीं है। ऊपर से बीसीसीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 27 जनवरी 2026 आरसीबी को डिसाइड करना है कि चिन्नास्वामी पे खेलना है या बैकअप वेन्यू चूज करना है, जैसे नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम या रायपुर। अब यहाँ से असली बात आता है जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वेन्यू डिसीजन नहीं है, ये एक असिमेट्रिक रिस्क एलोकेशन है। मतलब अगर सब कुछ ठीक गया एक कैंप को क्रेडिट मिलेगा और अगर कुछ गलत हुआ दूसरे कैंप को सारा ब्लेम मिलेगा। सोचो, अगर आईपीएल 2026 चिन्नास्वामी पे सक्सेसफुली हो गया, कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, तो नैरेटिव क्या होगा? गवर्नमेंट बोलेगा देखो हमने डी कान्हा रिकमेंडेशंस फॉलो किया, कंडीशनल अप्रूवल दिया, री इंस्पेक्शन किया, हमने सेफ्टी इंश्योर की। केसीए बोलेगा हमने स्टेडियम वापस लाया, हमने इम्प्लीमेंट किया, हमारा अचीवमेंट है। पब्लिक खुश होगा कि आरसीबी घर पे खेल रहा है और आरसीबी को क्या मिलेगा? बस वही जो पहले से चाहिए था, होम ग्राउंड एडवांटेज। पर अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, कि किसी मैच के टाइम फिर से कोई इंसिडेंट हो गया, एंट्री गेट्स पे पैनिक हो गया, पुलिस मिसमैनेज हो गया या कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो गया, तब क्या होगा? तब गवर्नमेंट बोलेगा आरसीबी ने एग्रीमेंट साइन किया था, उन्होंने जिम्मेदारी लिया था, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। केसीए बोलेगा कंडीशंस उनके ऊपर थे, हमने तो स्टेडियम प्रोवाइड किया। मीडिया हेडलाइंस होगा
डिस्पाइट कंडीशनल अप्रूवल आरसीबी फेल्स टू प्रोटेक्ट फैंस सेफ्टी। और इस बार सीआईडी एक नया एफआईआर रजिस्टर करेगा और इस बार कोई हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। जो चार्जशीट ब्लॉक करे उनके पास ऑलरेडी एक 2200 पेज का स्टैम्पीड केस रेडी है जिसमें लिखा है आरसीबी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोसिक्यूशन फास्ट ट्रैक होगा, कन्विक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगा। रिजल्ट आरसीबी ऑफिशियल्स पर क्रिमिनल ट्रायल, फ्रेंचाइज पे आईपीएल बैन का थ्रेट। याद करो 2015 में सीएसके और आरआर बैन हुए थे। करोड़ों का फाइनेंशियल डैमेज, ब्रांड वैल्यू 30 से 40% तक गिर सकता है और परमानेंट रेपुटेशनल डैमेज होगा। भाई लोग, ये है असिमेट्रिक रिस्क। क्रेडिट सबको मिलता है पर बुलेट सिर्फ आरसीबी को लगता है। अब एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैम्पीड के कुछ दिन बाद 10-11 जून के आसपास डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार से जब किसी ने पूछा कि क्या वो आरसीबी खरीदने जा रहे हैं, ये एक र्यूमर था, तो उनका रिप्लाई था, व्हाई डू आई नीड आरसीबी? आई डोंट इवन ड्रिंक रॉयल चैलेंज। आई एम नॉट अ मैड मैन। भाई लोग, वो स्टेक बाय आउट र्यूमर पर बात कर रहे थे पर टोन और टाइमिंग बहुत कुछ बता देता है। ट्रेजेडी को सिर्फ 6-7 दिन हुए थे। गवर्नमेंट पर खुद क्राउड मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन था और डीकेएस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आरसीबी से डिस्टेंस बना रहे थे। ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग था, आरसीबी हमारा नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। आज जब वही सिस्टम आरसीबी को बोल रहा है कि बेंगलुरु प्राइड के लिए यहाँ खेलो पर जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी, तो नेचुरली रेड फ्लैग लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अब एक और डिटेल जो बहुत कम लोग जानते हैं, टीसीपी गौड़ा ने इवेंट से पहले गवर्नमेंट को वार्निंग दिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टी दे दो या फिर क्लियर ऑर्डर दे दो, वो अपने फैमिली मेंबर्स को इवेंट में मत लाए क्योंकि इससे क्राउड अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। पर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स अपने फैमिलीज के साथ आए। विधान सौधा पे 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए और अगर जो भी फैंस उस दिन विधान सौधा पे थे उन्होंने देखा होगा कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने स्टेज को इतना सफोकेट कर दिया था कि विराट कोहली को गुस्से में वहाँ से उठकर जाना पड़ा। गुस्सा आके चला गया, ज्यादा ही था, ओवर क्राउड था, सबको सेल्फी ले रहे थे, सबको डिस्टर्ब बहुत कर रहे थे ना। पर आज जब लाइबिलिटी अलोकेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट का नाम कहाँ है? गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है पब्लिक सेफ्टी, रोड मेंटेनेंस, पुलिस कोऑर्डिनेशन। ये ड्यूटीज गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी पर शिफ्ट नहीं कर सकता। पर प्रैक्टिकली यही हो रहा है। आरसीबी को बोल रहे हैं कि तुम रोड संभालो, फायर सेफ्टी संभालो, क्राउड मैनेजमेंट संभालो, जो फंडामेंटली गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब केसीए की बात करते हैं। डी कन्हा कमीशन का रिपोर्ट जुलाई 2025 में आया था। अगस्त से दिसंबर 2025 तक केसीए का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था? गवर्नमेंट की तरफ से बार बार रिमाइंडर्स आ रहे थे 17 रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करो, पर केसीए का एक्शन प्रैक्टिकली 0। ये कैसे पता चला? क्योंकि 23 दिसंबर को होम मिनिस्टर खुद एडमिट करते हैं नॉट इवन अ सिंगल रिकमेंडेशन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। पर 8 दिसंबर 2025 को नया मैनेजमेंट आता है, वेंकटेश प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं। अब वो बोल रहे हैं हम फरवरी एंड तक सब कर देंगे। भाई लोग, 4 महीने में कुछ नहीं हुआ और अब 40 दिन में सब हो जाएगा। यही रीजन था कि दिसंबर में विराट कोहली का विजय हजारे मैच भी फैंस के बिना और स्टेडियम के बाहर शिफ्ट करना पड़ा। डोमेस्टिक 50 ओवर मैच सेफली नहीं हो पा रहा है और अब हम 35-40 हजार लोगों के साथ आईपीएल ओपनर प्लान कर रहे हैं। तो देखो, अगर तुम जेन्युइन आरसीबी फैन हो तो तुम्हारा फीलिंग्स कुछ ऐसा होगा। एक तरफ दिल कहता है कि आरसीबी का होम मैच चिन्नास्वामी में ही हो, जैसे हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, और खासकर इस बार क्योंकि आरसीबी पहली बार अपने होम ग्राउंड पर एज डिफेंडिंग चैंपियंस खेलते। पर फिर तुम 4 जून का फुटेज देखते हो, 11 फैमिलीज का हाल देखते हो, विजय हजारे ट्रॉफी और वुमेन्स वर्ल्ड कप शिफ्ट होते हुए देखते हो, डी कन्हा रिपोर्ट पढ़ते हो, इनकम्प्लीट सेफ्टी देखते हो और ये नया लायबिलिटी ट्रैप समझते हो, तो दिमाग कहता है कि अगर इस सीजन आरसीबी नवी मुंबई या रायपुर में होम गेम्स खेलता है तो शायद कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होगा, पर एटलीस्ट तुम किसी हाफ पिक्ड अरेंजमेंट के पार्ट नहीं बनोगे जो अगर गलत गया तो लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। क्योंकि भाई लोग, अगर तुमने चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचेस देखा है तो तुमको पता होगा कि वहाँ कितना मिसमैनेजमेंट होता है बिकॉज ऑफ दोस प्रॉब्लम्स जो डी कन्हा रिपोर्ट में है। तो अभी हम फैंस का उस मजनू की तरह हाल है जो अपनी लैला को किसी और का होते हुए देखने वाले हैं, ये जानते हुए कि उसका भलाई उसी में है, फिर चाहे हमें कितना भी दुख क्यों ना हो। मेरे लिए पर्सनली आरसीबी का खेलते रहना जरूरी है, कहाँ ये सेकंड प्रायोरिटी है। तुम अपना ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड क्या इस बार आरसीबी का स्क्वाड दूसरे ट्रॉफी के लिए तैयार है? उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। हम तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।